नमस्कार दोस्तों, कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसका शॉर्ट फॉर्म LPGB देखने में आता है, जो बहुत पॉपुलर भी है। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। दोस्तों, भारत देश की आज़ादी के बाद यहाँ पर विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों का मिश्रण जो होता है, जो मिश्रित रूप होता है, उसको अपनाया जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो बाजार होता है, आर्थिक क्रियाएं होती है, उस पर पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में जो बाजार और उत्पादन के साधन, वितरण के साधन, उन सब पर राज्य का नियंत्रण होता है, समाज का नियंत्रण होता है। तो हमारी तात्कालिक परिस्थितियों के मद्देनज़र हमने पूंजीवाद को सीमित मात्रा में अपनाया और समाजवाद को भी सीमित मात्रा में अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था। प्राय ऐसा देखने में आता है कि तात्कालिक समय में सरकार ने उद्योग धंधों पे, सरकार ने विभिन्न संस्थाओं पर और जो बाज़ार था उसको बहुत ज़्यादा रेगुलराइज कर रखा था। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर को जो निवेश था वो करने की पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है दोस्तों कि उस टाइम की जो स्थितियां थी, वो स्थितियां सरकार को अलाउ नहीं करती थी कि वो इकोनॉमी को पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दे, क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर था। हमारी खाद्य सुरक्षा की स्थितियां थी वो ख़राब थी। अपने पास बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, जनसंख्या विस्फोट, ऐसी स्थितियां उत्पन्न थी। तो हम प्राइवेट सेक्टर को एक लिमिट में ही जो है छूट दे सकते थे। इसी दौरान 1980 के दशक में भारत में क्या होता है कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर आता है और उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जो है भुगतान संतुलन का संकट बढ़ जाता है। हमारे पास सिर्फ 15 दिनों के लिए जो है आयात का पैसा बचता है। हमारे पास विदेशी ऋणों के मामले में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस दौरान भारत सरकार IMF और वर्ल्ड बैंक के पास सहायता के लिए पहुंचती है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तें निर्धारित की कि आप हमारी इन शर्तों को मानेंगे, आप अर्थव्यवस्था में सुधार को लेके आएंगे, तभी हम आपको ऋण देंगे और आसान शर्तों पे वो ऋण देंगे। उसके बाद भारत सरकार ने कुल $7 बिलियन का ऋण विश्व बैंक और IMF से लिया था। वो उसकी 2-3 शर्तें थी कि सरकार उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाएगी, सरकार निजी क्षेत्र के प्रतिबंधों को हटाएगी, सरकारी हस्तक्षेप कम होगा इकोनॉमी में, है ना, विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। भारत सरकार ने इन सभी शर्तों को मानकर एक नई आर्थिक नीति को बनाया था, है ना, नई आर्थिक नीति को अपनाया, जिसमें सरकार ने मुख्यतः 2 प्रकार के सुधारों को अपनाया था। 2 प्रकार के सुधार कौन से थे? पहला सुधार था दोस्तों स्थायित्वकारी उपाय। स्थायित्वकारी उपाय यानी वो उपाय थे जो तुरंत स्थिति खराब थी उसको संभालने के लिए ज़रूरी थे। दूसरे उपाय थे दोस्तों संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय वो उपाय थे जो दीर्घकाल के लिए हम अपना सकते थे। अल्पकाल के अंदर कौन कौन से उपाय अपनाए वो हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन की जो त्रुटियां थी, हमारे पास पैसा खत्म हो चुका था, हमारे पास सिर्फ 15 दिन
के लिए हम आयात के लिए पेमेंट कर सकते हैं, उतना ही भुगतान बचा था। तो उस स्थिति को संभाला, पहली बात। दूसरी बात, मुद्रास्फीति पर हमने नियंत्रण किया था। मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहा जाता है जब लगातार कीमतें बढ़ रही होती है और हमारे पास रोजगार के साधन खत्म हो जाते हैं, हमारी उसी के पैरेलल जो है जीडीपी वृद्धि नहीं होती है और महंगाई बढ़ती है, उस भयानक स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तीसरा काम जो हमने किया दोस्तों वो है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए हमने प्रयास किया। तो आर्थिक सुधारों में जो स्थायित्वकारी उपाय है उसमें अल्पकालिक उपायों को हमने देखा। इसके बाद दोस्तों सरकार की दूसरी नीति थी, उसमें सरकार ने संरचनात्मक उपाय या दीर्घकालिक उपायों को भी अपनाया था। दीर्घकालिक उपायों को हम देखते हैं तो इसमें सरकार ने अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारने के लिए नीतियां बनाई। अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो स्पर्धा थी उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया। ये जो दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय सरकार ने किया, इसी को दोस्तों 3 रूपों में लागू किया गया था। 3 रूपों में लागू किया। उसमें पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण। आइए दोस्तों एक एक को हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। जो उदारीकरण है पहला, उसमें दोस्तों सरकार ने मुख्यतः 5 प्रकार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया कि अर्थव्यवस्था के अंदर ये 5 क्षेत्र है जिनको हमें उदार करना है। यानी इसकी जो नीतियां हैं उनको इतनी लिबरल करनी है कि प्राइवेट सेक्टर बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ा सके। तो उदारीकरण में कुल 5 जो है क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। उसमें पहला क्षेत्र है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रक, दूसरा है वित्तीय क्षेत्रक, तीसरा है कर सुधार, चौथा है विदेशी विनिमय बाजार और पांचवा है व्यापार और निवेश क्षेत्रक। इन 5 क्षेत्रों को उदार करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। दोस्तों जो उदारीकरण है उसको अगर शब्दों में बांधें, अगर उसकी परिभाषा देखें हम, तो अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों को अपनी नीतियों या नियमों में छूट तथा प्रतिबंधों को हटाना। और प्रतिबंधों को किस लिए हटाना कि व्यापार नियमों में सरलता आ सके, व्यापारिक चीज़ें बढ़ सके, ताकि अर्थव्यवस्था में जो है एक समस्या और बंद अर्थव्यवस्था थी उसको खुली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया जा सके। इसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो प्रयास था अभी हमने देखा वो था औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था जो थी, यानी इन सुधारों से पहले कोई भी व्यक्ति अगर अपना उद्योग शुरू करना चाहता था तो उसको बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग व्यवस्था से गुजरना पड़ता था, उसको अलग अलग जगह से लाइसेंस लेने पड़ते थे। तो सरकार ने क्या किया कि उद्योग खोलने के लिए जितनी भी लाइसेंसिंग व्यवस्था थी दोस्तों उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण 6 उद्योग थे, जो महत्वपूर्ण 6 उद्योग थे, उन 6 उद्योगों में सरकार ने लाइसेंसिंग व्यवस्था को जारी रखा था, क्योंकि ये देश के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए और एक तरह से सरकार का कंट्रोल इन पर रहना ज़रूरी था। ऐसे 6 उद्योगों को आइडेंटिफाई किया। उसमें पहला था अल्कोहल, दूसरा सिगरेट, तीसरा जोखिम भरे रसायन, चौथा औद्योगिक विस्फोटक, पांचवा इलेक्ट्रॉनिकी और छठा विमानन तथा औषधि भेषज। यानी दवाइयाँ वगैरह आप बनाएंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। औद्योगिक विस्फोटक अगर आप
बनाएंगे तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। जोखिम भरे रसायन, एल्कोहल, सिगरेट, इस तरह से 6 उद्योग जो मेन थे उनको छोड़कर बाकी सभी उद्योगों में जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि पहला औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया उदारीकरण में। दूसरा जो काम किया मित्रों सरकार ने महत्वपूर्ण रूप से, वो था सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। यानी सरकार ने अपने आप को सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जहां जो बाजार के भरोसे छोड़ी जा सकती थी, उनमें से सरकार ने अपनी जो हिस्सेदारी थी उसको ख़त्म कर दिया। केवल 3 जो उद्योग थे सुरक्षित उद्योग, उनको सरकारी क्षेत्र में रखा गया। उसमें पहला था प्रतिरक्षा उपकरण, दूसरा परमाणु उपकरण और तीसरा रेल परिवहन। इनके अलावा बाकी सभी को सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था। उदारीकरण में दोस्तों जो तीसरा काम सरकार ने किया वो उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण व्यवस्था को हटा दिया। उत्पादन में एक निश्चित मात्रा में इस प्रकार की व्यवस्था को हटाया कि फल इंडस्ट्री है वो इस जगह पर इतना उत्पादन कर सकती है, या फिर जो कोई भी इंडस्ट्री अगर उत्पाद बना रही है तो उस उत्पाद को जो उसकी कीमत का निर्धारण है वो बाज़ार पे छोड़ दिया गया था। कि आज हम अगर कोई भी उत्पाद बनाते हैं तो वो पूर्णतः उत्पादन करता है, या हम जो भी उत्पाद बना रहे हैं उनकी कीमत का निर्धारण हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं है। इस सब चीज़ों को मिला के सरकार ने इस तरह का माहौल तैयार किया, इस तरह से लिबरलाइजेशन उदारीकरण को लेके आए थे ताकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बढ़े। तीसरा हो चुका है अपना। चौथा है उत्पादन क्षमता का निर्धारण बाजार को सुपुर्द। यानी कौन कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा ये सारा का सारा बाजार पर निर्भर कर दिया गया था। जिस इंडस्ट्री की जितनी कैपेसिटी है, जिसके पास जितनी पूंजी है, वो उतनी ही मात्रा में उत्पादन कर सकता था। इस व्यवस्था को भी पूर्णतः बाजार के पास खोल दिया गया था। जो दूसरा मित्रों हमने देखा अभी उदारीकरण में, वो है वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार। यानी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सरकार ने क्या आर्थिक सुधार किए वो हम देखते हैं। जो फाइनेंशियल सेक्टर है दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र, वो आर्थिक क्रिया की जीवन रेखा माना जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इंडस्ट्री खोलेगा, कोई भी काम करेगा या रोज़गार करेगा, तो उसके लिए फाइनेंस जो है वो एक जीवन रेखा, एक रीढ़ की हड्डी का काम दोस्तों करता है। उसमें जो मेन वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार किए गए थे उनको वापस हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है स्टॉक और एक्सचेंज मार्केट। तीसरा है विदेशी मुद्रा बाजार। बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया, फिर दूसरा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को किस तरह से भारत में अनुमति दी गई, किस प्रकार से उसको लिबरलाइज किया गया, किस प्रकार से उसमें निजी क्षेत्र या विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए प्रयास किए गए। तीसरा है विदेशी मुद्रा बाजार, यानी विदेशी जो मुद्रा बाजार है उसको भारत में प्रवेश के लिए जो है बहुत ही आसान शर्तों पर खोल दिया गया था। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में आर्थिक सुधार के लिए 3 मेन उपाय किए गए थे, है ना। अब वित्तीय क्षेत्र में बदलाव किस प्रकार से आया था, बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से पहले की तुलना में आर्थिक सुधारों के बाद परिवर्तित किया गया था, उसको हम देखते हैं। पहले आरबीआई को नियंत्रक के रूप में अपनाया हुआ था। गवर्नमेंट ने आरबीआई को बैंकों के ऊपर नियंत्रक की भूमिका में जो है
रेगुलराइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियम कानून बहुत सख्ती से लागू करने के लिए जो है किया हुआ था, उसको सहायक की भूमिका में कर दिया। आरबीआई बैंकों का सहायक बन के रहेगा, उनको एक तरह से सहायता देगा कि किस प्रकार वे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से वो खुद अपने निर्णय ले सकते हैं, किस तरह से ऋण अधिक से अधिक वितरण कर सकते हैं, ताकि जो है अर्थव्यवस्था में जो बंदपन है उसको खोल करके आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाया जा सके। इसमें दूसरा काम किया दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र को निर्णयन की स्वतंत्रता दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी बात है जिसमें अगर फाइनेंशियल सेक्टर है उसको निर्णयन की स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो अधिक अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करता है। हम उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर किसी एक परिवार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, धन है, संपत्ति है, और अगर उनका वो उपयोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो तो वो पैसा, धन, संपत्ति और उसकी पूंजी है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जबकि किसी इसके पैरेलल दूसरे व्यक्ति की बात करें जिसके पास पैसा कम है लेकिन उसकी निर्णयन की स्वतंत्रता है, वो पूर्ण है कि वो उस पैसे को उद्योग में लगाए, धंधे में लगाए या अपनी इच्छा से कहीं भी खर्च कर सके। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी तुलना में जो कम पैसे वाला व्यक्ति है वो अधिक कुशलतापूर्वक उस पूंजी का उपयोग करके इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जो तीसरी बात है महत्वपूर्ण दोस्तों, यह है भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को निवेश का मौका। सरकार ने क्या किया मित्रों की जो आर्थिक पॉलिसी आई उसमें विदेशी और भारतीय जो निजी क्षेत्रक थे, निजी बैंक थे, उनको निवेश का मौका दे दिया। हम देख रहे हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, डोइच बैंक है, इस तरह के जो बैंक है जितने भी, ये बैंक सारे के सारे 1990-91 के आर्थिक सुधारों के बाद ही खुले हैं, क्योंकि पहले ये बैंकिंग क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र का जो है वो परसेंटेज न के बराबर था। तो ये सबसे अच्छा काम सरकार ने किया है। इसके बाद दोस्तों अगली जो बात है वो है विदेशी भागीदारी की सीमा बढ़ाकर 50%। अभी की अगर हम बात करें तो अभी विदेशी भागीदारी जो है एफडीआई रेट वो लगभग हर क्षेत्र में दोस्तों 100% तक सरकार ने मंजूरी दे दी गई है। और एफडीआई की मंजूरी देने से विदेशी निवेश देश में बढ़ता है और विदेशी निवेश बढ़ने से अधिक लोगों को रोज़गार मिलता है, अधिक उत्पादन होता है, सरकार को भी उससे अधिक आय होती है। अगला जो काम किया लिबरलाइजेशन में वित्तीय क्षेत्र में वो किया है मित्रों, आरबीआई की अनुमति के बिना नई शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को छूट दे दी गई। क्योंकि कोई भी बैंक है वो अगर अपने बिजनेस के हिसाब से अगर उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर उसके ग्राहक ज़्यादा आ सकते हैं या फिर वहाँ पर लोन लेने वालों की संख्या ज़्यादा है तो वो अपनी ब्रांच वहाँ पर खोल सकता है। इस तरह की स्वतंत्रता भारत सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में बदलाव के रूप में की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है भारत सरकार ने विदेश निवेश संस्थाएं जितनी भी थी, जैसे एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष, ये जितने भी कोष थे जिनके पास पैसा पड़ा हुआ था, जिनके पास पूंजी पड़ी हुई थी, उन सबको भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की अनुमति दे दी गई थी। निवेश की अनुमति देने से ये जितना भी पैसा एक जगह पर इकट्ठा हो रखा था वो सारा पैसा इकोनॉमी की पाइपलाइन में दोस्तों आ गया था। पाइपलाइन में आने से वो सारा का सारा उत्पादन के क्षेत्र में काम आने लगा था, आर्थिक क्रियाओं में काम आने लगा था। राजकोषीय नीतियों में भी सरकार ने बहुत सुधार किए, उसमें कर व्यवस्था में सुधार किया, राजस्व और व्यय की नीतियों को इस तरह से बनाया कि कम से कम सरकार खर्च करे और अधिक से अधिक क्षेत्रों को
निजी क्षेत्र में खोल दे। तो कर व्यवस्था का जो सुधार था तीसरा, उसमें दोस्तों सरकार ने दो तरह से सुधार किए थे, जिसमें प्रत्यक्ष कर सिस्टम में सुधार किया गया था, अप्रत्यक्ष कर सिस्टम में भी सुधार किया गया था। तो प्रत्यक्ष कर मित्रों वो होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अपनी लाइबिलिटी को यानी अपने भार को दूसरे व्यक्ति को टाल सकता है, जैसे आयकर नहीं टाल सकता, जैसे आयकर, संपत्ति कर। यानी अगर मेरे ऊपर आयकर लगा है तो वो दोस्तों मुझे ही चुकाना है, मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं कह सकता कि मेरा आयकर आप चुका दीजिए। इस प्रकार के जो कर हैं, यानी इस पे करापात और कराघात जो है वो एक ही व्यक्ति पर होता है। इसी तरह से अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल सकता है। जैसे हम जीएसटी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई व्यापारी है वो अपने प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को बेचता है, तो उस दौरान वो उससे जीएसटी की वसूली कस्टमर से करेगा। इस तरह से उसने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को दूसरे पर टाल दी, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स हम कहते हैं। ये वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो वस्तुओं और सेवाओं पे लगता है, जैसे पहले सेल टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स, वेट वगैरह लगते थे, लेकिन इन सब को शामिल करके वर्तमान में जीएसटी को अपनाया गया है। कर व्यवस्था में सुधार के लिए अगर हम फर्दर आगे बात करते हैं, तो कर व्यवस्था में सुधार के लिए गवर्नमेंट ने राजा जे चलैया समिति बनाई थी। जो चलैया समिति थी दोस्तों, ये 1991 में आर्थिक सुधारों के लागू होते ही बनाई गई थी, जिसने अपनी एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें बात की गई थी कि सरकार करों का दायरा बढ़ाएगी, एक व्यक्ति पर कम लगाएगी, कर सुधारों को अपनाया जाएगा, जो व्यक्तिगत कर हैं उनकी करों में दरों में कमी की जाएगी, और बचत को बढ़ावा देने के लिए कर वंचना जैसे टैक्स चोरी जो आदमी करता है उसको रोकने के लिए उपायों की रिकमेंडेशन दी गई थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने केलकर कार्यदल बनाया था। केलकर कार्यदल फर्स्ट, सेकंड और केलकर कार्यदल 2004 में जो अंतिम बना था उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसने एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी ये जो एक्ट है ये सरकार को अपनी राजकोषीय नीतियों को, अपने राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए जो है रिकमेंडेशंस देता है कि आप एक निश्चित मात्रा तक ही जीडीपी के अनुपात में ऋण ले सकते हैं। इस तरह की सुधार जो है वो गवर्नमेंट ने लागू किए, और हम देख रहे हैं कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो जीएसटी, उसको 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा एक आर्थिक क्षेत्र में एक कर सुधार था, जिसमें आदमी चाहते हुए भी कर वंचन नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ है इसमें ऑनलाइन है, उसको ऑनलाइन बिल जनरेट करना होगा। इसको दोस्तों एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाज़ार की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रक्रियाओं में निरंतर सरलता की जा रही है। सरकार धीरे धीरे इसको बहुत ज़्यादा इजी बना रही है, ताकि एक व्यक्ति आसानी से कर सुधार अपना सके, यानी उनका फ़ायदा ले सके। आगे बात करते हैं हम दोस्तों विदेशी विनिमय सुधार, यानी विदेशी विनिमय सुधार को कैसे लिबरलाइज सरकार ने किया है। इसमें सबसे पहला काम सरकार ने किया है कि 1991 में रुपए का अवमूल्यन किया, भुगतान संतुलन के निदान हेतु, यानी रुपए की जो वैल्यू थी उसको गवर्नमेंट ने डिक्रीज़ किया, ताकि जो है हमारे निर्यात बढ़ सके। इसके लिए सरकार ने काम किया। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। मूल्य निर्धारण है वो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि वो सरकारी नियंत्रण से उसको मुक्त कर दिया गया था। जो अगला सुधार है दोस्तों व्यापार और निवेश नीति सुधार।
व्यापार और निवेश नीति सुधार में सरकार ने जो काम बहुत ही महत्वपूर्ण किया, उसमें क्या किया कि जो नीतियां थी उनको सरल बनाया गया। स्थानीय उद्योगों की कुशलता को सुधारने के प्रयास किए गए। आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नई नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कैसे अपना सके, उनको ये छूट दी गई कि वो अपने आयात अपना सकते हैं, ला सकते हैं। आयात निर्यात पर जो परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति थी उसको हटा दिया गया कि आप एक निश्चित मात्रा में आयात कर सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में निर्यात कर सकते हैं। इस तरह की बाउंडेशंस को हटा दिया गया था। प्रशुल्क दरों में कटौती की गई थी, है ना। हानिकारक व पर्यावरण संवेदी उत्पादों को छोड़कर आयात लाइसेंस की व्यवस्था को गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। निर्यात शुल्क से मुक्ति दे दी गई। इस तरह से एक समीक्षा के रूप में हम देखते हैं कि जो उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, उसको सरकार ने किस तरह से किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा कि सरकार ने किस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया। निजीकरण के लिए सरकार ने किस प्रकार से प्रयास किए। निजीकरण का प्रयास होता है, तात्पर्य होता है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। ये दो प्रकार का होता है, या तो किसी भी उपक्रम को सीधे बेच दिया जाता है या उसके स्वामित्व व प्रबंधन से सरकार बाहर हो जाती है। यानी सरकारी हिस्सेदारी तो उसमें रहती है, लेकिन सरकार क्या करती है कि जो मैनेजमेंट है वो निजी क्षेत्र में दे देती है ताकि वह कुशलतापूर्वक काम कर सके। निजीकरण को आगे बढ़ाते हुए ही सरकार ने विनिवेश नीति को अपनाया। विनिवेश एक ऐसा सुधार है जिसके माध्यम से सरकार आज भी मार्केट से पैसा जुटाती है, पूंजी जुटाती है। विनिवेश का मतलब होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनके अंदर जन सामान्य को उसकी हिस्सेदारी को बेचना ही विनिवेश कहलाता है। अब विनिवेश सरकार क्यों करती है, इसके कुछ उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं कि विनिवेश सरकार क्यों करती है। वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता, निष्पादन में सुधार, एफडीआई के अंतर प्रवाह को बढ़ाना, प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता, कार्य कुशलता, इन सब के लिए सरकार क्या करती है, विनिवेश कर देती है ताकि निजी क्षेत्र अपना स्वतंत्रता पूर्वक या अपनी कुशलता को लेकर के आराम से बहुत शानदार तरीके से उस इंडस्ट्री को, उस क्षेत्र को आगे ले जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले विनिवेश आयोग बनाया था 1996 में। इसी विनिवेश आयोग के बाद 2001 में विनिवेश मंत्रालय बनाया था और अप्रैल 2016 में सरकार ने दीपम की स्थापना की। दीपम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यानी गवर्नमेंट विनिवेश के लिए आज भी सुधार की ओर प्रयासरत है और निरंतर सुधार कर रही है। अगर हम लेटेस्ट उदाहरण की बात करते हैं तो सरकार ने अभी 2022-23 के बजट में भी 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश करने का लक्ष्य रखा है। अर्थात सरकार 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 65,000 करोड़ रुपए है वो निजी क्षेत्र से लेगी। अब निजीकरण और पूंजीवाद, ये दो चीज़ें ऐसी है जिनको समझना जरूरी है। निजीकरण में क्या होता है दोस्तों कि उत्पादन, वितरण और नियंत्रण सारा का सारा किसके पास होता है, सारा का सारा सरकार के पास होता है। निजीकरण जो है उसमें उत्पादन, वितरण ये दोनों निजी क्षेत्र के प्रभाव में होता है और नियंत्रण निजी क्षेत्र में नहीं होकर राज्य के पास होता है। लेकिन पूंजीवाद में ये होता है कि उत्पादन, वितरण, नियंत्रण राज्य के हस्तक्षेप में नहीं होता है।
निजीकरण की नीति अपनाने के क्या कारण थे? अब हम कारणों पर चर्चा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का खराब प्रदर्शन था उस टाइम, उसको सही करना था, उसको अच्छे रोल में लेके आना था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रिसाव, चोरी, अकुशलता तथा भ्रष्टाचार की स्थिति थी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पूंजी की कमी, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उच्च स्तरीय मानदंड का प्रयोग नहीं किया जाना, सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग समाज कल्याण और राजनीति के लिए होना। निजीकरण के लाभ, अब लाभ क्या होंगे? प्रतियोगी वातावरण का निर्माण होगा। निजीकरण के क्या लाभ होंगे? प्रतियोगी निजीकरण के लाभ की हम बात करते हैं तो निजीकरण के मुख्य रूप से 5 प्रकार के लाभ हम यहाँ देख सकते हैं। प्रतियोगी वातावरण का निर्माण होगा। प्रतियोगी वातावरण का निर्माण होने से, यानी एक मार्केट के अंदर अगर निजी क्षेत्र काम करेगा तो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देगा, उससे प्रतियोगी वातावरण बनेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक वस्तुएं मिलेगी, तो इससे गुणवत्ता में सुधार होगा। उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो काम करेगा। उत्पादन में विविधीकरण होगा, तकनीकी और रोज़गार में वृद्धि होगी। लेकिन कुछ आलोचक है वो निजीकरण की एक तरह से आलोचना भी करते हैं, इसकी हानियों के बारे में बात करके इसका विरोध करते हैं कि सरकार का जो समाजवादी ढांचा है उसको निजीकरण से नुकसान पहुंचेगा। सार्वजनिक उद्यम समाज कल्याण हेतु कार्य करते हैं, जबकि निजी क्षेत्र क्या अपने को जहाँ पे अधिक लाभ होगा उसी कार्य को करेगा, उसको समाज से निजी क्षेत्र को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा निजी क्षेत्र का मानना है, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है। निजी क्षेत्र केवल लाभ हेतु काम करेगा, आर्थिक शक्तियाँ स्वतंत्र हो जाएगी, इससे समाज पे प्रॉब्लम आ सकती है, कमज़ोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर निजी क्षेत्र सारा काम करेगा तो हो सकता है कि वो कमज़ोर वर्गों को ध्यान में नहीं रखेगा, वो अपनी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो कमज़ोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो सस्ती दरों पर अपने लिए आवश्यकता की वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों, इसी के तहत हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो वसुधैव कुटुंबकम की भारत की अवधारणा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया है। वैश्वीकरण कहते किसे हैं? किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार, पूंजी तथा श्रम की गतिशीलता के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ना ही वैश्वीकरण है। यानी सरकार क्या करती है कि विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को, व्यापार को, पूंजी को और लेबर्स को अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ दूसरों के साथ जोड़ती है, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। इससे विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं अपनी अपनी योग्यताओं के साथ एक मंच पर आ जाती है, एक दूसरे से जुड़ने लगती है, बाजार खुला हो जाता है, आर्थिक निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ने लगती है। ये समग्र विश्व को एक बनाने या एक तरह से सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का एक प्रयास है। तो वैश्वीकरण आज हम देख रहे हैं कि आप भारत में बैठ करके अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, आप किसी वकील से सलाह ले सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज बहुत सरलता से कर पा रहे हैं। ये सारा का सारा वैश्वीकरण का ही एक उदाहरण है। आउटसोर्स जो है दोस्तों, बाह्य प्रापण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये वैश्वीकरण का ही एक विशिष्ट परिणाम है। इसके तहत आज
कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, बीपीओ, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, बैंकिंग, फिल्म क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, इन सब में बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। ये वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही हुआ है। एक देश दूसरे देश के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को साझा कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जो है कौशल विकास में एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश को ऋण आसान शर्तों पर प्रदान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं वो वैश्वीकरण का ही परिणाम है। आज भारत की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि भारत में मजदूरी की दरें सबसे कम हैं, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता है। सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। यानी जो सुधार हुए हैं उसके बाद भारत में इस प्रकार की जो फेवरेबल कंडीशंस थी, उन फेवरेबल कंडीशंस के कारण आज भारत का काम करने वाला व्यक्ति है वो पूरे विश्व में अपना परचम फैला रहा है। विश्व व्यापार संगठन या WTO अब वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, इसके अंदर विश्व व्यापार संगठन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। विश्व व्यापार संगठन को सबसे पहले गेट के रूप में एक व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी, ये 23 देशों के द्वारा 1948 में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार में सरलता के लिए। इसी संगठन को आगे चलाकर 1995 में इसको विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में बना दिया गया था। इसके सदस्य देश 164 हैं वर्तमान में। सबसे अंतिम देश है वो 29 जुलाई 2016 को अफ़गानिस्तान बना था। इसके बाद से कोई भी देश WTO का सदस्य नहीं बना है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें कोई भी देश अपने मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। ये काम विश्व व्यापार संगठन का मुख्य रूप से है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए वस्तुओं सेवाओं का विनिमय करना। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो विश्व व्यापार संगठन के साथ है। वो प्रॉब्लम्स ये है कि विकसित देश और विकासशील देशों में जो है आज विश्व व्यापार संगठन इनकी समस्याओं को सोल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देशों तक उनकी पहुंच है वो निर्बाध रूप से जा सके, और विकासशील देश चाहते हैं कि उनके यहाँ पे गरीबी, भूखमरी और जनसंख्या अधिक मात्रा में है, तो वो उनके लोगों के लिए कुछ सब्सिडीज़ को बढ़ावा दे, कुछ सब्सिडाइज चीज़ों को मार्केट में रखे ताकि उनके जो घरेलू परिस्थितियां हैं उनसे निपटा जा सके। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी इस दिक्कत के बावजूद भी जो है विश्व व्यापार संगठन आज बहुत ही प्रासंगिक बना हुआ है, और ये विश्व व्यापार को आगे से आगे निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अपना कार्य कर रहा है। अगर हम समीक्षा की बात करते हैं तो दोस्तों 1990-91 में भारत में जो विदेशी निवेश है वो सिर्फ $100 मिलियन था, $100 मिलियन था। लेकिन 2017-18 की बात करें तो ये $30 बिलियन, 100 मिलियन से बढ़कर $30 बिलियन बहुत अच्छी ग्रोथ को दिखाता है। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो 1990-91 में ये सिर्फ $6 बिलियन था, जो आज बढ़कर $500 बिलियन से अधिक हो चुका है। तो ये सारा वैश्वीकरण का ही परिणाम है। लेकिन हमें इसकी एक चुनौती को भी ध्यान में रखना होगा। आज मानव विकास सूचकांक में भारत बहुत पिछड़ता जा रहा है। 191 देशों में सिर्फ 132वां देश है, यानी हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज हमारी इकोनॉमी यानी हमारी GDP
दर है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस मात्रा में भारत में रोज़गार नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कृषि में सुधार की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में जो है LPG रिफॉर्म्स हुए उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, वो भी किसान संगठनों के विरोध के कारण या उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण किसानों को इस तरह की आशंकाएं उत्पन्न हुई कि वो उन कानून की वजह से उनको समस्या हो सकती है। उनको सरकार ने वापस विड्रॉ किया। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार नए कृषि सुधार करे और इस तरह का एग्रीकल्चर में माहौल बनाए ताकि अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर है वो अपना निर्णायक रोल प्ले कर सके। उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक समृद्धि दर में शिथिलता आई है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़े नहीं हैं, सिर्फ हम सर्विस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। मांग में गिरावट होने से सस्ते आयात होते हैं। आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश की स्थिति आज बनी हुई है। तो सरकार निरंतर रूप से इसमें प्रयास कर रही है और आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो एक वैश्वीकरण के कारण ही भारत में आ पाई है, उदारीकरण के कारण ही भारत में आई है। तो हम इसके नकारात्मक पक्ष की तुलना में सकारात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि वैश्वीकरण का अधिक से अधिक फ़ायदा भारत ले सकता है। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।